नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। अनुभागीय मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आज इसका 9वां पार्ट जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें हमने साहित्य की जो अन्य गद्य विधाएं हैं और साथ ही साथ अनुवाद विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्नों को रखा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों के लिए ये वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है इन विधाओं पर भी जो है आप एक बार वीडियोज़ बनाएं और साथ ही साथ अनुवाद विज्ञान को भी एक बार बता दिया जाए। तो जिन लोगों ने अनुवाद को लेकर के बात कही थी, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अनुवाद के ऊपर जो है मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप चाहे एलटी कमीशन के नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बनी है, वहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर ऐसे ही आप स्क्रॉल करके देखेंगे चैनल में, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो मिल जाएगा, जो कि अनुवाद है। और साथ ही साथ अनुवाद की एक प्रश्नोत्तरी भी अलग से हमने पहले रख दी है, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें कि अनुवाद से संबंधित क्या क्या प्रश्न जो है बन सकते हैं। हालांकि आज भी यहाँ पर कुछ एक प्रश्न हैं, तो वो बातें जो है वो आपको तब समझ आएगी जब आप उन चीज़ों को ज़रूर एक बार देखेंगे। अभी वाली जो ये सीरीज़ चली है, इसकी प्लेलिस्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली चैनल पर जाइए और वीडियोज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करके देखिए। जो अभी से जो रीसेंट वीडियोज़ जितनी भी रही हैं, वो सारी की सारी जो है आपको दिख जाएंगी इसी के रिगार्डिंग, जो आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम है। तो ये वाली जो सीरीज़ है सीबीएसई को लेकर के ही है, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिए। और साथ ही साथ आज की जो प्रश्नोत्तरी है, ये आपके लिए सीबीएसई में भी काम आएगी, और कोई भी अगर आप दूसरी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो एलटी का पेपर होगा या फिर आपका इसके बाद रेगुलर मोड पे जो पीजीटी होने वाला है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो यूजीसी नेट में भी आप देखेंगे कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको पूछे जा सकते हैं, जो भी आपको नेट की रचनाएं लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लेना आपको कि जो आपका गद्य विधाएं अन्य हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें आपको ध्यान रख लेना है। जैसे आपका आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, ठीक है। इन विधाओं को इसमें रखा गया है। रिपोर्टाज हो गया, है ना। इन सभी विधाओं को इसमें रखा हुआ है हमने। और साथ ही साथ जो आपकी अनुवाद विज्ञान वाली कुछ चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की इस प्रश्नोत्तरी की। और पहला प्रश्न जो है, अपने अपने पिंजरे, जो कि पहली आत्मकथा, दलित आत्मकथा मानी जाती है, इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। और यही यहाँ पर लिखा भी है, देखिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर लिखा, देखिए, कि हिंदी की पहली स्वीकृत दलित आत्मकथा है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1995 में हुआ था। और यहाँ से आपको ध्यान ये रख लेना है कि ये किसकी रचना है। ये है मोहनदास नैमिषारण्य की कृति। इसको आप एक बार ज़रूर देखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके प्रारंभ में लेखक ने मेरठ के बुढ़ाना गेट और अपने दादाजी बाबा के सामाजिक रसूख का वर्णन किया है। तो ये बात भी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आप इसको एक बार ज़रूर देखें कि क्या क्या बातें हैं इसमें, ठीक है। तो बुढ़ाना गेट आया और साथ ही साथ दादाजी जो बाबा के सामाजिक रसूख है उनका वर्णन इसमें मिलता है। तीसरी चीज़ बोल रहे हैं कि लेखक के परिवार का पारंपरिक व्यवसाय चमड़े की रंगाई और जूतों का व्यापार था। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि लेखक के परिवार का जो पारिवारिक व्यवसाय रहा, वो सिलाई कढ़ाई का काम था, और जो आपका तांगा चलाना था उसका काम था। चमड़े का व्यापार उसमें जो है वो नहीं था, ठीक है। चमड़े का व्यवसाय नहीं था, सिलाई कढ़ाई का काम और तांगा चलाना इनका काम जो है वो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है प्रश्न, देखिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा में वर्णित बसंत नामक जो पात्र हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता थी, तो थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। तो पहली चीज़ें लिखिए, वह लेखक का सहपाठी था जिसने स्वर्ण मानसिकता के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेखक के चाचा थे, तो चाचा भी नहीं थे, तो यहाँ पर ये यहीं से ही गलत हो गया। लेखक के मित्र और क्रांतिकारी थे, ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। तो क्या नाम है, बसंत नामक जो पात्र रहा, इसको ध्यान में ज़रूर रखें आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पर। मोहनदास नैमिषारण्य जी ने अपने स्कूली जीवन के किस शिक्षक की जातिवादी क्रूरता का वर्णन किया जो बच्चों को बात बात पर मारते थे। तो अगर आपने अपने अपने पिंजरे पढ़ी होगी तो इसमें आपको ये ज़रूर इन्होंने बताया हुआ, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जो मास्टर मुंशी राम हैं, ठीक है। ये क्या करते थे, इनकी जातिवादी क्रूरता जो देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे, एक तो जूठन हो गया, एक इनका ये अपने अपने पिंजरे हो गया। ये कुछ ऐसी आत्मकथाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुर्दैया जो रही है तुलसीराम की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, उसको भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। मोहनदास नैमिषारण्य एक आपके आत्मकथाकार के अलावा आप देखेंगे कि एक उपन्यासकार के रूप में भी रहे, कहानीकार के रूप में भी हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये बातें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर आप लोग देखिएगा।
इनका उपन्यास मुक्ति पर्व बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसको भी जानना है आपको, है ना। बच्चन जी ने अपने पूर्वजों के विस्थापन का इतिहास लिखते हुए कायस्थों के किस मूल स्थान से इलाहाबाद आने का जिक्र किया है। तो यहाँ पर है आपका जो प्रश्न देखिए, तो इसमें बोला गया है कि जो बच्चन जी रहे हैं ये कहाँ से है, ये प्रश्न पहले आपको ये समझना है। ये है आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूँ रहा है, उससे संबंधित ये है आपकी आत्मकथा एक बार और, जो कि पहला पार्ट उसकी आत्मकथा का रहा है। तो पूर्वजों के विस्थापन का इतिहास लिखते हुए कायस्थों के किस मूल स्थान से ये इलाहाबाद आने का जिक्र करते हैं, तो इसमें आपका बस्ती का जो अमोड़ा है यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि हमने इससे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं पर भी कुछ एक प्रश्न बना लिए हैं। कुछ लोगों ने इससे पहले ये भी कहा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर लाइए, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर अभी हमने 2-3 प्रश्नोत्तरी से पहले ही एक प्रश्नोत्तरी लाई थी, जो कि हमारी पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र को लेकर के रही है, उसको देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना। तो जितने अगर 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लीजिए कि उनसे ही आप थोड़े से और प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे जो है अगर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हालांकि वो बात आपकी अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो है उन चीज़ों को भी देखिए जो मैंने बता दिया आपको, 50-60 क्वेश्चन जो बताए हैं उनको एक बार देखिए, आपको डेफिनेटली जो है उससे सहायता होगी, है ना। और वैसे ही प्रश्न आपको रहने वाले हैं। तो जो प्रश्नोत्तरी अब हो चुकी है उसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा बना पाऊँगा। अभी अगर बनेगा तो एक कंप्लीट हो सकता है, या फिर अभी इस तरीके से जो सेक्शनल हैं वो थोड़े बहुत आपको दिखते रहेंगे, यहाँ से आपको आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुमिलित करने को, एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषता या उनका संबंध किससे रहा है। तो यहाँ पर है पहल जो है प्रताप नारायण, ठीक है। तो बच्चन जी के बचपन का ये मित्र था या सखा था। ये आगे लिखा हुआ है श्यामा, ठीक है, श्यामा में क्या बात है ये भी आपको ध्यान रख लेना है। करकल है चंपा और जिसको पुतली कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रताप नारायण थे ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे बच्चन जी के पिता, जो गीता और रामायण के अनन्य पाठी थे। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, देखना कि इनके पिता जो है किसका पाठ करते थे, गीता और रामायण का, ध्यान रख लेना। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको जरूर रखना है आपको याद, ठीक है। इसके बाद श्यामा है, ये बच्चन जी की पहली पत्नी थी, ये आप सभी लोग जानते ही हैं, और जिनकी मृत्यु टीबी से यानी कि जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं उससे हुई थी, ठीक है। और इसने मरते वक्त एक इससे वादा भी लिया था, तो ये आपको बताना है कि कौन सा वादा था जो इन्होंने अपने पति यानी कि बच्चन जी से लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद करकल आता है, तो ये है बच्चन जी के बचपन के मित्र या सखा, ठीक है। और चंपा है, ये जो है जो आपका क्या हो जाएगा, इसमें बच्चन जी के जीवन में आई एक रहस्यमयी किशोरी। ये हमने बातें पढ़ ली हैं थोड़ी बहुत, जो आपने लाइव क्लास देखी होगी उसमें इनके बारे में जान लिया था, ठीक है। बच्चन जी ने अपने नाम के पीछे बच्चन उपनाम जोड़ने का कारण क्या बताया है, तो ये भी आपको बताना है कि क्या बताया इन्होंने। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है, देखिए उन्होंने जो ये नाम अपना उपनाम जोड़ने का कारण बताया कि घर में बचपन में उन्हें प्यार से बच्चन यानी कि बच्चा कहा जाता था, ठीक है, और जो बाद में जाति सूचक सरनेम की जगह स्थायी हो गया, है ना। तो ये ध्यान रख लेना है आपको इससे। आवारा मसीहा के संदर्भ में स्थापना और तर्क को ध्यान से पढ़िए। स्थापना कह रही है कि विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र की जीवनी को 3 पर्वों दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत में विभाजित किया है, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या है, सत्य है। शरत चंद्र जी की ये जीवनी रही है, और किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन गए। तीसरा प्रश्न है ये कितने पर्वों में है, तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न ये है कि ये कौन कौन से हैं, तो दिशाहारा है, दिशा की खोज है और दिशांत है। 5वां प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पहला पर्व कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो ये आपको ऐसे याद रख लेने हैं। अब बात आती है यहाँ पर देखिए, दिशाहारा पर्व शरत चंद्र के बर्मा म्यांमार प्रवास और उनके राजनीतिक उत्कर्ष से संबंधित है। तो ये बात यहाँ पर क्या है, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए सही है, लेकिन आर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिशाहारा जो है ये प्रथम पर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें शरत चंद्र का बचपन है और ननिहाल है, एंड उसके साथ साथ उसका जो भटकाव है वो इसमें दिखाया गया है। बर्मा प्रवास का वर्णन जो है, दिशा की खोज जो रही है दूसरा, इसमें जो है वो दिखाई देता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आवारा मसीहा से प्रश्न जरूर बनते हैं, इसको ध्यान में रख लेना है। शरत चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत की अमर यात्रा राजलक्ष्मी के निर्माण का प्रेरणा स्रोत उनके वास्तविक जीवन की कौन सी महिला रही है, तो ये थी राजबाला प्यारी बाई। ये आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक बार ध्यान में रख लीजिए, आगे ये आपके काम आने वाली है, ठीक है। शरत चंद्र कांग्रेस के किस जिला संगठन के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने किस राजनेता के साथ सक्रिय काम किया था,
ये हुगली जिला कांग्रेस जो देशबंधु चित्तरंजन दास थे देखिए उनके साथ किया है ना, इसको भी ध्यान रख लेना है, हुगली जिला कांग्रेस के साथ। ठीक है, प्रेमचंद घर में, ये अभी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, देखिए जीवनी बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी है, इसको भी देखना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है प्रेमचंद घर में संस्मरण के अनुसार प्रेमचंद ने किस पत्र पत्रिका के घाटे और प्रेस के कर्ज के कारण अपनी कई महत्वपूर्ण कृतियां बहुत सस्ते में बेच दी थीं। तो ये है आपका जो हंस और जागरण रही हैं, इनकी प्रति इन्होंने बेच दी थी। ठीक है, तो इनको आप याद रखें, ज़्यादातर यही है प्रेमचंद और उनके द्वारा संपादित। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के स्वभाव की किस कमी या विशेषता का उल्लेख किया है जिसके कारण लोग उनका अनुचित लाभ जो है उठा लेते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, कि उनका लाभ उठा देते थे लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक उनका बोलापन, बाल सुलभ सरलता और चापलूसी को न पहचान पाना। ये इनकी एक क्या है, इनके स्वभाव की विशेषता भी है और ये इनकी एक कमी भी है कि लोगों को पहचान नहीं पाते थे और जिसकी वजह से इनको कई बार ठगा भी जाता था और इनका अनुचित लाभ जो है उठा लिया जाता था। ठीक है, प्रेमचंद जब बम्बई यानी कि मुंबई सिनेमा जगत में अजंता सिनेटोन के लिए पटकथा लिखने गए तो वहाँ से निराश होकर क्यों लौट आए? अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो सिनेमा के जो व्यावसायिक स्तर पर हो रहे समझौते और लेखकीय स्वतंत्रता का वहाँ पर क्या हो रहा था, हनन हो रहा था, इसलिए जो है यहाँ पर ये क्या हो गए, निराश होकर लौट आए। इसको देखते रहना है, जो जो भी प्रश्न आपको लग रहा है कि मुश्किल है, थोड़ा सा उनको एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम से उनको समझ के जो है कीजिएगा। और आप पहले भी इसमें अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो मैं अक्सर कहा करता हूं, और अपने जो फीडबैक हैं वो देते रहिए। जिस किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि वो थोड़ा सा सस्पेंस है तो वो आप बताते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें जो है आपको आगे के लिए जो है हम क्या कर पाएँ और अच्छे से वीडियोज़ लाते रहें और आपकी तैयारियों को और बेहतर जो है वो करते रहें। तो लाइक और शेयर आपका होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो कमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मनु भंडारी के पिता के स्वभाव में अहमवाद और शक्कीपन का मुख्य कारण क्या था? तो ये मनु भंडारी हो गया। मनु भंडारी की कौन सी कृति है ये आपको बताना है, पाठ्यक्रम में शामिल है, देखना वो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं उनके पिता के स्वभाव में अहमवाद और शक्कीपन का मुख्य कारण क्या था? तो ये है उनकी आर्थिक जो साम्राज्य और सामाजिक प्रतिष्ठा का अचानक से बिखर जाना, जब ये इंदौर से कहाँ हो गए, अजमेर जो है विस्थापित हो गए थे, उस वक्त की बात हो रही है। तो इसलिए अहमवाद और शक्कीपन इनमें आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अजमेर के सावित्री गर्ल्स कॉलेज की किस प्राध्यापिका ने मन्नू भंडारी के भीतर साहित्यिक समझ और राजनीतिक चेतना का बीजारोपण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इवन नेट में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा आपका शीला अग्रवाल। ठीक है, मनु भंडारी के अनुसार उनके किस उपन्यास के लेखन के दौरान वे अत्यधिक मानसिक तनाव और पारिवारिक बिखराव के दौर से गुजर रही थी? तो ये है इनका आपका बंटी। ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, पाठ्यक्रम में शामिल है ये। फिर यहाँ पर अनुवाद से संबंधित कुछ प्रश्न रखे गए हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अनुवाद से देखिए ये 2-3 नाम जो है आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, जिसमें एक कैटफोर्ड आ गया, एक नाइडा आ गया, मैक्स मूलर आ गया, है ना। इन्होंने जो जो भी बातें कही हैं वो थोड़ी सी आप एक बार ज़रूर देखें, इनसे प्रश्न बनते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे क्लास में बताए भी हैं। जिन लोगों ने लाइव क्लास लगाई है उनको भी मैंने बता दिया था, और जिन्होंने नहीं लगाई है या फिर जिन्होंने यूट्यूब की क्लास देखी है तो वहाँ पर ये नाम आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। तो जेसी कैटफोर्ड के अनुवाद के सिद्धांत के अनुसार अनुवाद विचलन, जिसको हम ट्रांसलेशन शिफ्ट क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसमें आपको याद रखना कि अनुवाद में 2 भाषाएं होती हैं, एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। तो यहाँ पर पहले लिखा है स्रोत भाषा की सामग्री को बिना बदले लक्ष्य भाषा में रख देना, तो वो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अनुवाद विचलन, ट्रांसलेशन शिफ्ट होना, इसका मतलब क्या है कि स्रोत भाषा के व्याकरणिक या भाषाई स्तर से, देखिएगा इस चीज़ को ध्यान रख लेना, व्याकरणिक या भाषाई स्तर से लक्ष्य भाषा में जाते समय होने वाला जो संरचनात्मक परिवर्तन या बदलाव जो होता है, संरचनात्मक बदलाव, ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन शिफ्ट। ये ध्यान रख लेना है। किसने दिया ये? जेसी कैटफोर्ड के अनुवाद के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? स्रोत भाषा का जो व्याकरणिक या भाषाई स्तर से लक्ष्य भाषा में जाते हुए जो संरचनात्मक बदलाव होता है वो है ट्रांसलेशन। ये इन्होंने इस तरीके से बताया था ट्रांसलेशन शिफ्ट का अर्थ। ठीक है, तो जब अनुवादक मूल पाठ के प्रति वफादार न रहता है तो अनुवाद क्या हो जाता है, आपका गड़बड़ हो जाता है, और मशीनी अनुवाद में आने वाली तकनीकी त्रुटियां यहाँ पर नहीं रहेंगी इसमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न नाइडा से आ गया, जो कि मैंने पहले ही कहा था, नाइडा हो गया, कैटफोर्ड हो गया, है ना, और यहाँ पर पीटर न्यूमार्क भी हो गया, मैक्स मूलर भी हो गया, उसको भी देख लेना साथ में, हालांकि यहाँ पर वो नहीं रखा है। तो नाइडा के अनुसार यदि लक्ष्य भाषा के पाठक पर अनुवाद का वही प्रभाव पड़ता है जो स्रोत भाषा के पाठक पर मूल रचना का पड़ा था,
तो इसे कौन सी समतुल्यता कहा जाएगा? तो इसको हम कहते हैं गतिशील या फिर प्रगामी समतुल्यता, डायनामिक इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। ये ध्यान में रख लेना है कि भाई कोई भी यदि लक्ष्य भाषा का पाठक पर कोई प्रभाव पड़ रहा है अनुवाद का एज इट इज़ वैसे ही, ठीक है, तो वो है समतुल्यता। तो उसे पहली बात तो है समतुल्यता कहा जाएगा। समतुल्यता के भी आगे भेद हैं, तो वो आपको ध्यान रख लेना है, ये गतिशील या प्रतिगामी समतुल्यता, ठीक है, याद रखिएगा। पीटर न्यूमार्क के उस अनुवाद को क्या नाम दिया है जो मूल लेखक के सांस्कृतिक संदर्भ और शिल्प के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं? अब देखिए इसके बारे में भी हमने एक प्रश्नोत्तरी की थी कि सांस्कृतिकता को जो है किसने ज़्यादा महत्व दिया था, भारतीय चिंतकों में से किसने दिया था, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको एक बार देखिएगा, उन वीडियोज़ को देखिए एक बार आप ज़रूर। अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं दोबारा से जो है उनको पिन कर लूँगा आपको कि इनको आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो पीटर न्यूमार्क ने उस अनुवाद को क्या नाम दिया जो मूल लेखक के सांस्कृतिक संदर्भ और शब्द शिल्प को पूरी तरह वफादार रहता है? तो ये होता है आपका अर्थपूर्ण और स्वदेश्य अनुवाद, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, इसको हम कहते हैं स्वउद्देश्य, यानी कि उद्देश्य सहित जो रहता है और अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आपको पीटर न्यूमार्क के। ये थे अनुवाद से संबंधित आपके 2-3 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, देखिए 19वां प्रश्न है। इसमें लिखा गया है अपने अपने पिंजरे का द्वितीय भाग। हालांकि द्वितीय भाग आपके पाठ्यक्रम में शामिल था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रश्न रख दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि इस भाग के मुख्य रूप से लेखक किस क्षेत्र के संघर्ष को बयां करते हैं। तो जो इसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे, पत्रकारिता और साहित्यिक संगठन, वामपंथी दलित विमर्श के अंदरूनी राजनीति, ठीक है, ये इसमें दिखाई है, अपनी समझ के लिए याद रख लेना। और अपने अपने पिंजरे जो है वो कुल कितने भागों में, तो 3 भागों में है ये भी आप ध्यान में रखें। क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में नियुक्ति और अपनी किस शोध उपाधि के संघर्ष के शुरुआती संकेत दिए हैं? तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ये दिए थे इन्होंने WB जो यीट्स रहे हैं, इन पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो शोध कार्य रहा, ठीक है, इस पर जो इन्होंने शुरुआती संकेत जो है वो दिए हैं। विष्णु प्रभाकर के आवारा मसीहा लिखने की प्रेरणा किस बंगला मानीषी या विद्वान से मिली थी जिन्होंने उन्हें शरद के अनछुए पहलुओं को उजागर करने को कहा था? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर दिलीप कुमार राय और सुकुमार सेन जिनका नाम रहा, ठीक है, इन्होंने ये दी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको रख दिया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए। शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद घर में का मूल प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये हो जाएगा 1944 और 5 के आसपास है ये। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली आपकी किताबों में क्या दिया हुआ है, ठीक है। पिता का शकी स्वभाव मेरे भीतर भी एक गहरी असुरक्षा छोड़ गया, यह आत्मस्वीकृति मनोभंडारी के किस कृति के मूल में है? तो ये तो स्वाभाविक सा और एक साधारण सा प्रश्न था कि एक कहानी, यह भी इसके रिगार्डिंग ही हमने ऊपर एक प्रश्न जो है वो पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जब ये विस्थापित हो रहे थे उस वक्त की बात हो रही है ना। भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT द्वारा पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में अपनाई जाने वाली मुख्य नीति जो है वो कौन सी है? तो ये अनुवाद से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो समन्वयवादी या फिर लचीली नीति है, इसको आप ध्यान में रखें, है ना, ये बोला गया इसको। अब मुख्य नीति कौन सी होती है? लचीली। इससे क्या होता है, देखिए लचीलापन क्यों जरूरी है? क्योंकि आवश्यकता अनुसार संस्कृत, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का सम्मिश्रण, कि उनको एज इट इज हम वैसे भी तो रख सकते हैं अनुवाद में, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। प्रशासनिक अनुवाद जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन कहते हैं, उसकी अनिवार्य शर्त क्या होती है? तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो पूर्णतः सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए और अभिधात्मक उसका एक अर्थ होना चाहिए। अभिधात्मक अर्थ का मतलब होता है कि एक ही अर्थ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें कोई गूढ़ अर्थ छुपा हुआ हो, तब फिर अनुवाद नहीं रह जाएगा, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में बिल्कुल सत्यनिष्ठता और पूर्णता एंड सटीकता होनी चाहिए, उसमें आप किसी भी प्रकार की लाक्षणिकता इत्यादि जो है वो नहीं रखते। ये तो सामान्य बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है, कार्यालय अनुवाद में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आया कैटफोर्ड से संबंधित, एक बार फिर से देखिए, क्लास शिफ्ट आया, इससे पहले हमने जो आपका ट्रांसलेशन शिफ्ट की बात की थी, अब है क्लास शिफ्ट। तो जिसको कोड शिफ्ट के अंतर्गत भाषा के किस स्तर पर परिवर्तन होता है ये इन्होंने बताया है। तो ये शब्द भेद के स्तर पर परिवर्तन होता है, इसको आप ध्यान में रखें। जैसे संज्ञा पद का लक्ष्य भाषा में विशेषण या क्रिया विशेषण हो जाना, ये इसको कहते हैं ये कोड शिफ्ट, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि इतने डिटेल प्रश्न मुझे नहीं लगता कि अनुवाद से संबंधित आपको प्रश्न पूछ लिए जाएं,
ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो ये आपके जेसी कैटफोर्ड रहे हैं, इनके जो भाषा वैज्ञानिक रहे, देखिए इनके मॉडल रहे हैं, उसमें जो क्लास शिफ्ट तब होता है जब कोई स्रोत भाषा का कोई पद जो है वो लक्ष्य भाषा में जाने पर अपनी जो सिंपली बात आती है कि जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, ठीक है, या इसको हम व्याकरणिक कोटि बोलते हैं, इसको बदल देता है। ठीक है, तो ये है आपका कोट शिफ्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीयतावादी या जिसको हम नेशनलिस्टिक विचारधारा का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या बोला गया है, अंग्रेजी शब्दों के देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों स्वीकार करना, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें नए शब्दों के निर्माण के लिए जो है आपके मुख्य रूप से संस्कृत धातु और व्याकरणिक ढांचे का सहारा लेना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए कि जो राष्ट्रीयतावादी विचारधारा रही, इसका ये दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, तो इससे याद रख लेना नेशनलिस्ट से। ठीक है, क्या है, संस्कृत धातु और व्याकरणिक ढांचा, यही तो चाहिए है ना संस्कृत को। उसके बाद बोला गया है, अनुवाद में केवल शब्दों का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का विनिमय होता है। यह कथन अनुवाद विज्ञान के किस आधुनिक सिद्धांतकार के सांस्कृतिक मोड़ की ओर संकेत करता है। तो मैंने संस्कृति की बात पहले भी कही, लेकिन यहाँ पर पाश्चात्य थिंकर की बात बोली गई है, इसके ध्यान रख लेना है आपको। सुसान बास्नेट और आंद्रे लेफेब्रे, इन्होंने कहा था ये, लेकिन इसके अलावा भारतीय चिंतकों में कौन रहा है वो भी आपको एक बार ज़रूर जानना है। अब अगर आपको ये प्रश्न देखने हैं कि कहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है एमए अनुवाद की पुस्तकें आती हैं और ग्रेजुएशन में जो अनुवाद की पुस्तकें हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। उनको वहाँ से आप एक बार ज़रूर देखिए जो भी आपके पास एमए की बुक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी अनुवाद में आने वाली अनेकार्थता एम्बिग्विटी की समस्या का मुख्य कारण जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें है भाषा की जो लाक्षणिक और व्यंजना प्रधान प्रकृति को कोड न कर पाना। तो लाक्षणिकता को कभी भी जो हमारा मशीनी अनुवाद है वो कोड नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप लिख देंगे कि कोई लक्षणा शब्द शक्ति वाला कोई ऐसा वाक्य, तो वो उसको सिर्फ शब्द टू शब्द तो कर देगा, लेकिन उसमें मूल जो भाव है, ठीक है, लाक्षणिकता जो है, व्यंग्यार्थ जो है, उसको नहीं बता पाएगा। ये इसमें बोला गया कि इसकी एक समस्या ये रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए ये सारे नाम ना ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इन नामों को पढ़ना है। नायडा हो गया, न्यूमार्क हो गया, कैटफोर्ड हो गया, भोलानाथ तिवारी हो गया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को कला, शिल्प और विज्ञान माना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, संप्रेषण रहित अनुवाद का ये समर्थन नहीं करते थे, ये ध्यान में रख लेना है। तो अनुवाद को इन्होंने क्या माना, एक कला भी माना, शिल्प भी माना और विज्ञान भी माना है। जबकि यूजीन नायडा जो है, इन्होंने समतुल्यता, ये ध्यान रख लेना। देखिए ये सिद्धांत इन्होंने दिया। पीटर न्यूमार्क संप्रेषणात्मक अनुवाद यानी कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की बात इन्होंने की, और जेसी कैटफोर्ड इन्होंने लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो दी है। ये हैं जो काम की बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी भोलानाथ तिवारी का मैंने आपको बता दिया। अनुवाद शिल्प है, कला है, विज्ञान है, तीन चीज़ें इसने मानी, ये ध्यान रख लेनी है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है किस विधिक या कानूनी दस्तावेज, जिसको हम कहते हैं आपका लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसका अनुवाद करते समय अनुवादक को निम्नलिखित में से किस प्रविधि का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो जो विधिक कानून या कानूनी दस्तावेज जो होता है जिसको हम लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसका अनुवाद करते समय अनुवादक को कड़ाई से पालन करना चाहिए शब्द अनुवाद, यानी कि जिसको हम पूर्ण या परिशुद्ध, जिसको हम लिटरल फिडिलिटी बेस्ड ट्रांसलेशन कहते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, भाव में आकर जो अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट में हम हर कुछ लिख दें तो फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना, वो इधर से उधर हो जाएगा। छाया अनुवाद भी नहीं कर सकते, उसमें एग्जैक्टली आपको वही चीज़ें करनी है जो हुआ है। ठीक है, और आशु अनुवाद भी नहीं हो सकता झटपट, है ना। आशु अनुवाद ज़्यादातर भाषण वगैरह में ही चलता है, और जगह नहीं चलेगा ये, है ना। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, तुरंत अनुवाद जिसको हम कहते हैं, ये आशु अनुवाद। ठीक है, तो कानूनी दस्तावेजों में क्या चलता है आपका, ये चलेगा पूर्ण अनुवाद, है ना, कोई इसमें भाव वगैरह के लिए जगह नहीं रहेगा। अनुवाद की पुनः समीक्षा या बैक ट्रांसलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बैक ट्रांसलेशन में देखिए सिंपल सी बात आपको याद रख लेनी है कि इसमें क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा से पुनः स्रोत भाषा में अनुवाद करके मूल अर्थ की शुद्धता और सटीकता की जांच करना। बैक से ही आपको ध्यान रख लेना कि बैक ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो हमने मूल अर्थ है उसकी शुद्धता और सटीकता को हमने सही से रखा या नहीं रखा, इस चीज़ को जांचना ही क्या है, यही है आपका यहाँ पर बैक ट्रांसलेशन, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रजिस्टर, जिसको हम प्रयुक्ति कहते हैं। रजिस्टर्स का अनुवाद विज्ञान में क्या महत्व है प्रयुक्ति का,
ठीक है। तो प्रयुक्ति से हम क्या समझते हैं, इसमें आपने ध्यान रख लेना, संदर्भ और विषय के अनुसार बदली जाने वाली जो विशिष्ट भाषाई या भाषा शैली या फिर जो शब्दावली है, जैसे विधि, विज्ञान, साहित्य की जो अलग भाषा रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रयुक्ति का अनुवाद विज्ञान में ये महत्व हो जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान में रखिए, ये काम की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है आपका अपने अपने पिंजरे से ही। इसमें लेखक के पिता द्वारा किस सामाजिक धार्मिक संस्था के प्रभाव में आकर घर में रूढ़िवादिता के खिलाफ पहला कदम उठाने का वर्णन है, तो ये है आपका आर्य समाज जो रही है इस संस्था के प्रभाव में आकर। ठीक है, ध्यान रख लेना। हमारा घर भी एक पिंजरा था जिसके भीतर हम जाति की असुरक्षा और विपन्नता के कारण बंद थे। इस कथन के माध्यम से मोहनदास नेमिष राय जी का क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं? केवल भौतिक रूप से मकान का छोटा होना, तो ये तो नहीं कहते करना चाहते थे ये, है ना। बाहरी समाज के जातिवाद के साथ साथ दलित समाज के भीतर की आंतरिक कमियां और आर्थिक मजबूरियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहरी सामाजिक जो जातिवाद रहा है उसको नहीं रखा, बल्कि दलित समाज के भीतर भी कुछ आंतरिक कमियां और आर्थिक मजबूरियां हैं, है ना, जो है इसमें दिखाई गई हैं। तो इसलिए ये पक्ष जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ये अभिव्यक्त करना चाहते थे। जेल जाने का संस्मरण भी नहीं है और पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता भी ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 36वां। इसमें क्या कह रहे हैं, आत्मकथा के दूसरे भाग में फिर से आ गया ये, इसको देखना होगा तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, ये रख दिया गया यहाँ पर नवभारत टाइम्स और जनसत्ता। ठीक है, तो प्रश्न है आत्मकथा के दूसरे भाग में दिल्ली प्रवास के दौरान, तो अगर ऐसे ही प्रश्न आपको आ जाता है कि दूसरे भाग में ये कहाँ पर चले गए, तो दिल्ली प्रवास। ठीक है, उस दौरान लेखक ने किस प्रसिद्ध पत्रिका या समाचार पत्र के कार्यालय में काम करने से करके अपने अनुभवों और वहाँ के आंतरिक अंतर्विरोधों का चित्रण किया है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता, है ना। तो दो चीज़ें हैं मोहनदास नेमिष राय की, ये बातें याद रखनी है आपको, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। ठीक है, खासकर आप फर्स्ट पार्ट पर ज़्यादा जोर दें, वो आपके काम का है। यूजीसी नेट में ये वाली आत्मकथा जो शामिल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न इसलिए थोड़े से ज़्यादा रखे हैं क्योंकि इस वाली आत्मकथा को हम पढ़ नहीं पाए थे अच्छे से, है ना, लाइव क्लासेस के दौरान, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें और जो जो प्रश्न यहाँ पर आए हैं इनको लिखते रहें। ठीक है, इसमें वर्णित जो कौन सा प्रसंग है जहाँ लेखक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप पाने के लिए क्लर्कों और स्वर्ण अधिकारियों के जातिवादी रवैये का शिकार होता है, तो ये है मेरठ के कॉलेज के दिनों का प्रसंग, इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखें, ये प्रश्न भी हो सकता है। स्कॉलरशिप के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो अगर कभी भविष्य में आपको इसको पढ़ने का मौका मिले, दलित साहित्य के प्रति आपका प्रेम है, तो आप इस आत्मकथा को एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है अपने अपने पिंजरे। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में अपने दादाजी भोलानाथ और पिता प्रताप नारायण के बीच वैचारिक अंतर्विरोधों का मुख्य कारण किसे माना है, तो ये है पुराने जो रूढ़िवादी संस्कार के और जो नए युग की व्यवहारिक ज़रूरतें हैं और नौकरी का जो दबाव है, ये दोनों ही चीज़ें इसने इसमें मानी है कि इनमें अंतर्विरोध जो है इसी वजह से होता है। और ये आप देखते हैं ये हमेशा चलता रहेगा, हमारे साथ भी रहेगा, लेखक के साथ भी हुआ और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी शायद होता रहेगा, है ना। तो हम यही चाहते हैं, आज की डेट में भी नौकरी का दबाव तो रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के अध्यायों को शीर्ष के क्रम को पहचानिए। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखने ही होंगे, इनको आप देख लीजिएगा खुद से कि कैसे कैसे जो है ये रहें, है ना। तो शीर्ष के जो क्रम है देखिए, इसमें आपका कचहरी वाले दादा, करकल का स्कूल, श्यामा और अवसान, पहली काव्य यात्रा, ये होना चाहिए। बाकी एक बार फिर से इसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, एग्जैक्टली जो है शुरुआती ये जितने भी खंड वगैरह हैं इनको एक बार आप ज़रूर खुद से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 40वां। इसमें क्या आता है, बच्चन जी ने अपने जीवन के उस मोड़ का मार्मिक वर्णन किया है जब उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हुई। श्यामा ने अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में बच्चन जी से क्या प्रतिज्ञा करवाई थी। ये प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि इसका आंसर बताना, चलिए यहाँ पर ये फिर से आ गया। इन्होंने बोला था कि वे अपनी कविताओं का लेखन और अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वादा उसने लिया था। ठीक है, खुद आ गया यहाँ पर ये। बच्चन जी के काव्य मधुशाला पर जब शुरुआत में मदिरा का प्रचार करने के आरोप लगे तो प्रयाग की किस महान लेखिका ने उनका सार्वजनिक मंचों पर बचाव किया था, तो ये थी वन एंड ओनली महादेवी वर्मा। ध्यान रख लेना, ये इन्होंने बताया है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बचपन के साहसिक कारनामों में उनके किस प्रिय शौक का वर्णन किया है जो उनकी विद्रोही और घुमक्कड़ प्रकृति को दिखाता है। ठीक है, तो ये है आपका बोला गया है यहाँ पर, देखिए जो आपका
42 है, देखिए ये है आपका नाव चलाना और सांप पकड़ना, ठीक है, आवारा मसीहा में। ये प्रश्न शायद यूजीसी नेट में भी रखा गया था पुराने पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बातें हैं, उनके प्रिय शौक क्या रहे, ठीक है। शरत चंद्र के पिता मोतीलाल स्वयं एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन वे जीवन भर असफल रहे। विष्णु प्रभाकर के अनुसार उनकी असफलता का कारण क्या था, तो यहाँ पर ये बताना है। वे केवल यहाँ पर लिखा गया है, देखिए वे कोई हुनर नहीं आता था उन्हें, अत्यधिक क्रोधी थे। यहाँ पर याद रखना ये वो केवल स्वप्न दृष्टा थे, उनमें योजनाओं को व्यवहारिक रूप देने की दृढ़ता नहीं थी। तो यहाँ पर इनकी चारित्र्यगत जो विशेषता है वो भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है, ये याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। बर्मा में रहने के कारण शरत चंद्र जी की रचना बड़ी दीदी का प्रकाशन उनकी अनुमति के बिना कलकत्ता की किस प्रसिद्ध पत्रिका में हुआ, जिससे वे रातों रात प्रसिद्ध हो गए थे। ये है आपका भारती, इसको भी याद रखें, जिसके चलते ये रातों रात क्या हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शरत चंद्र ने समाज की पतित और लांछित कही जाने वाली नारियों को अपने उपन्यासों में जो गौरवमय स्थान दिया वह हिंदी या बंगला साहित्य में विरल है। आवारा मसीहा का यह स्वर शरत के किस निजी जीवन के अनुभव से उपजा था। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है ये, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि शरत चंद्र ने समाज की पतित और लांछित कही जाने वाली जो नारी रही हैं उनको अपने उपन्यासों में गौरवमय स्थान दिया, हिंदी और बंगला साहित्य में ऐसा विरल मिलता है। तो ये मसीहा का जो स्वर है शरत के किस जीवन के अनुभव से उपजा था, तो ये है बचपन में उनकी अपनी माँ जो भुवन मोहिनी रही, देखिए उनके मौन दुख और भागलपुर की जो अनाथ महिलाओं हैं उनके प्रति उनकी गहरी सहानुभूति से ये उपजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, काम आ सकती है ये बात भी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद जी के उस प्रसंग का उल्लेख किया है जब सरकार ने उनके किस कहानी संग्रह को राजद्रोही मानकर जब्त कर लिया था। ये प्रश्न आसान सा है, ठीक है, और इसकी प्रतियां जला भी दी गई थी। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा सोजे वतन, ठीक है। प्रेमचंद घर में संस्मरण के अनुसार प्रेमचंद अपने घरेलू जीवन में नौकरों और समाज के निचले तबके के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये तो बताया है आपको, है ना। वो परिवार का सदस्य समझते थे उनको, और सुख दुख में स्वयं आर्थिक तंगी के बावजूद जो उनकी सहायता भी करते थे, है ना, ये है। नेक्स्ट है स्थापना और तर्क से प्रश्न। इसमें बोला गया है शिवरानी देवी स्वयं एक जागरूक महिला थी जिन्होंने न केवल प्रेमचंद को संभाला बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गई। तो ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है ना। और दूसरा कथन क्या है, प्रेमचंद नारी स्वातंत्र्य के विरोधी थे। ये तो बात यहीं पर ही खत्म हो गई, है ना, इसमें आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। नारी स्वतंत्रता के विरोधी होते तो वो किसी विधवा से भला क्यों ही विवाह करते, ठीक है। और राजनीतिक कार्यों का हमेशा इन्होंने विरोध नहीं किया, तो ये कथन तो गलत ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए प्रेमचंद के जीवन के अंतिम दिनों में जब उन्हें जलोदर यानी कि ड्रॉपसी या फिर पेट की गंभीर बीमारी हुई तब भी वे बिस्तर पर पड़े पड़े किस अंतिम अपूर्ण उपन्यास को लिखने का प्रयास कर रहे थे। कि प्रश्न बड़ा सा घुमा फिरा के कर दिया और आपको यहाँ पर छोटा सा एक प्रश्न है, ठीक है। तो अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ये है सॉरी ये है आपका मंगलसूत्र, है ना। इसको पूर्णता किसने प्रदान की थी ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी में उनके पिता के पुस्तकालय और बैठक का वर्णन आता है। उनके पिता वहां बैठकर किन दो मुख्य गतिविधियों को एक साथ अंजाम देते थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रख लेना राजनीतिक बहसें और शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के निर्माण का अनवरत साहित्यिक कार्य जो है ये करते रहते थे एक साथ। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। अगले जो 50 प्रश्न हैं वो करेंगे हम इसके अगले भाग में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रश्न हैं ये काम के लगे होंगे और इससे आपने कोशिश की होगी कुछ प्रश्नों को समझने की, कुछ और नए प्रश्नों को बनाने की, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक आदमी तक जो है वो ज्ञान की ये गंगा जो है वो बहती रहे और आप लोग जो है अपनी तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर करते रहें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।